क्लास में छोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा एक बार बता देना। 29 एक्सरसाइज 9.2 है ना, 8.2 है ना आई थिंक वो न्यू बुक से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 स्टेटमेंट है इफ ए एंड जी आर am एंड gm रेस्पेक्टिवली ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। तो ये बोल रहा है ए जो है वो है am। किसका am है? कोई भी दो नंबर का, नहीं पता कौन से दो नंबर है, कुछ उसने दिया नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि कोई दो नंबर है a और b, और a जो है उन दोनों का क्या है? am है। am का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। और वो कैसे निकलता है? एवरेज। दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो कैपिटल ए की वैल्यू इनफैक्ट क्या है? a प्लस बी बाय 2। क्या ये समझ गए सभी? और जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। उसको किससे डिनोट करते हैं? जीएम से। और वो कैसे निकलता है? रूट ए बी। तो जीएम की वैल्यू क्या है? रूट ए बी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है? पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट द नंबर्स आर। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दो नंबर्स हैं ए और बी, इनकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। क्या होगी? ए प्लस माइनस रूट ओवर कैपिटल ए प्लस जी, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए माइनस जी। गुड इवनिंग। क्लियर हुआ सबको ये चीज? आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो इनमें से कोई एक होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये जो चीज है ना, ये जो गिवन वाला पार्ट है ना, ये जो प्रूफ करने वाला पार्ट है, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये लिखता हूं ए प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस रूट ओवर, क्या हो जाएगा? यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल जी का स्क्वायर। फिर यहां पर ए जो है अर्थमेटिक मीन जो है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पर ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? ये ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस जी की जगह पे क्या आ जाएगा? रूट ए बी का होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ गया? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a प्लस बी बाय 2 वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूं, प्लस माइनस एज इट इज रूट ओवर यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर 4। क्लियर? और जो न्यूमरेटर है उसमें आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस यहां पर स्क्वायरिंग होगी तो रूट हट जाएगा, तो ए बी बस बचेगा और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। क्लियर सबको यहां तक? फिर उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज ए प्लस बी बाय 2 प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पर क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4। और न्यूमरेटर में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 4ab। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये a प्लस बी बाय 2 वाली टर्म एज इट इज आ गई, प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, मतलब क्या बन जाएगा? ये माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद ये वाली टर्म बताओ, न्यूमरेटर वाली जो टर्म है ना रूट के अंदर में, वो क्या होगा बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? ये 4। क्लियर सबको यहां तक? फिर उसके बाद दोनों टर्म रूट से बाहर आ जाएंगी, मतलब न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो न्यूमरेटर a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? a माइनस बी, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? ये 2। ये आ गई टर्म्स। क्लियर हुआ सबको ये चीज? अब क्या करोगे? एक बार पॉजिटिव लोगे और एक बार नेगेटिव। तो जब एक बार पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन देख के बताओ। a प्लस बी बाय 2 प्लस a माइनस बी बाय 2, ऐसे ही होगा। तो एलसीएम आ गया 2, न्यूमरेटर में a प्लस बी और इधर पे क्या आ गया? प्लस a माइनस बी। प्लस बी माइनस बी कट गया तो क्या आ गया? 2a अपॉन 2। 2 2 कैंसल, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर? a। क्लियर हुआ सबको ये? फिर उसके बाद जब माइनस लेंगे तो क्या चेंजेस होगा? a प्लस बी बाय 2 माइनस
a माइनस बी बाय 2, ऐसा ही होगा। फिर जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, न्यूमरेटर में a प्लस बी, और ये माइनस के कारण ये क्या बनेगा माइनस ए और प्लस बी, ऐसे ही हो जाएगा। फिर ये माइनस ए और प्लस ए कट गया, b प्लस बी क्या हो जाएगा ये 2b, तो क्या बन जाएगा 2b बाय 2, 2 और 2 कट गया और क्या आ गया आपके पास b। तो देखो एक बार उसकी वैल्यू a आ रही है और दूसरी बार उसकी वैल्यू क्या आ रही है b आ रही है, और यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। हाँ, कुछ डाउट है किसी को? समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार जल्दी से। काजमा तुम इसको सॉल्व करोगे या फिर कुछ पेंडिंग है? हो गया तुम्हारा टेस्ट की बचा है? हाफ ईयरली, ओके। और तुम्हारा मैथ्स का 21 को ही है ना? देख लो। सर मैथ्स 30 को है। ओके ठीक है। सैटरडे और मैथ्स भी हम लोग को 2 दिन की छुट्टी मिली है, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, मतलब सभी का 29 30 के आसपास ही है ना सबका? 30 है, ओके। तुम्हारा नहीं है, 25 है, ओके चलो ठीक है। ओके सो ये एक्सप्लेन करो एक बार, रफ में सुन लो एक बार फास्ट में, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? दो नंबर का एम को ए से डिनोट कर रहे हैं, जीएम को जी से डिनोट कर रहे हैं। अब वो दो नंबर नहीं पता कौन से, तो मान लेते हैं ए और बी है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? ए प्लस बी बाय 2 एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? रूट ए बी। क्लियर? आपको ये बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि वो जो दो नंबर्स है वो ऐसे रिप्रेजेंट होंगे, मतलब ए प्लस माइनस रूट ओवर दिस। क्लियर? तो हमने ये अज्यूम कर दिया, हमने ये नंबर्स को ए और बी अज्यूम किया, और हमको ये प्रूव करना है कि इनकी जो वैल्यू आएगी वो ए आएगी और क्या आएगी? बी आएगी। क्लियर? तो हमने सबसे पहले जो ये एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लिया, ए प्लस रूट ओवर दिस। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाया रूट के अंदर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी बाय 2, और जी की वैल्यू कितनी है? रूट ए बी। क्लियर? ये a प्लस बी बाय 2 एज इट इज प्लस माइनस, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, यहां से रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा? ab। क्लियर? दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, तो 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस 4ab बना, प्लस 2ab माइनस 4ab क्या बन जाएगा? माइनस 2ab, जिससे ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। क्लियर? अब रूट से बाहर निकलेगा तो एक a माइनस बी आ जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? यहाँ पर बाहर में प्लस और माइनस है, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो एडिशन होगा और बी वाली टर्म कैंसल आउट हो गए, ए बच जाएगा। जब नेगेटिव लेंगे तो सब्सट्रैक्शन होगा और माइनस बी और माइनस ऑफ माइनस प्लस बी बन जाएगा, और ए वाली टर्म कैंसल आउट, तो ए और बी दो वैल्यूज मिल जाएंगे यहाँ पर। मतलब ये जनरल सिंप्लीफिकेशन है। मेन क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा? ए और जी की वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 सुनना ध्यान से, एक बुक इसको पास कर देना। मिला क्या? दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। मतलब एक कल्चर है उसमें बैक्टीरिया का काउंट डबल हो जा रहा है हर 1 घंटे के बाद। क्लियर? आगे लिखा है इफ देयर वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। ठीक है, अब देखो मान लो इनिशियली उस कल्चर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो थे वो ए थे। ठीक है, अब वो डबल हो जा रहे हर 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे के बाद उसमें कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 2a। फिर 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे उसमें बैक्टीरिया? नहीं, 1 मिनट ना, ये इनिशियली इतना प्रेजेंट था, तो 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर वो कितना हो जाएगा? 2a। समझ में? और 2 घंटे के बाद वो कितने हो जाएंगे? फिर डबल होके कितना हो जाएगा? 4a। फिर डबल होके कितना हो जाएगा? 8a। 8a होगा ना, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? ठीक है, डबल होते जा रहा है हर बार। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है? इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली,
मतलब सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे थे तो कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट थे 30, तो ए की वैल्यू कितनी थी 30। और जो डबल हो रहा है हर बार मतलब वो क्या बता रहा है आर, मतलब कि क्या है कॉमन रेशियो, और आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2। क्लियर हुआ ये चीज। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। तो बताओ क्या निकालना है, क्या निकालना है एट द एंड ऑफ सेकेंड आर कितने बैक्टीरिया होंगे ये निकालना है। बताओ A1 A2 A3 A4 क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। क्यों थर्ड टर्म निकालना है, क्योंकि ये प्रेजेंट बैक्टीरिया है, ये 1 घंटे के बाद वाला बैक्टीरिया है, और ये क्या है आपका 2 घंटे के बाद वाला नंबर ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आएगी नहीं, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर बोला है, मतलब कि आपको थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। क्लियर ये। और थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, ए आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 30, और आर मतलब कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा ये 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 120। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। फिर उसके बाद और क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो फोर्थ आर। अब ये एट द एंड ऑफ फोर्थ आर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है फोर्थ आर में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसमें A4 निकालेंगे डायरेक्टली। क्लियर ये चीज। तो उसमें अब हमको A5 नहीं निकालना है, हमको डायरेक्टली क्या निकालना है A4। तो A4 के लिए क्या हो जाएगा AR टू दी पावर 3, और उसमें उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर दो। क्लियर। फिर nth R पूछ रहा है, नहीं ये एट द एंड ऑफ, ये सबके लिए कॉमन लगा हुआ है ना, एट द एंड ऑफ फोर्थ आर लगा हुआ है ना, तो फिर यहाँ पर A5 निकलेगा, करेक्शन कर लेना A5 निकलेगा, A5 AR टू दी पावर 4 हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ nth R मतलब क्या हो जाएगा AN+1, और वो क्या हो जाएगा AR टू दी पावर n हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। इरेज कर दूं उसको मैं, एट द एंड ऑफ NR बोल रहा है ना, तो वो n+1 टर्म लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ सेकेंड आर में हमने थर्ड टर्म ली थी, एट द एंड ऑफ फोर्थ आर में हमने फिफ्थ टर्म ली थी, वैसे nth आर के लिए पूछ रहा है तो n+1 वाली टर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट एक बार चेक करना, क्या लिखा है, व्हाट विल बी ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in the bank, which pays an annual interest rate of 10% compounded annually। मतलब अगर आपने 500 रुपीज डिपॉजिट किया है किसी बैंक में, और उसमें 10% का इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, तो 10 इयर्स के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। क्लियर ये चीज। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, या एक जीपी बना के देखते हैं। सबसे पहले 500 है इनिशियली, आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा अमाउंट, तो वो हो जाएगा 500 प्लस 10% ऑफ 500, इतना ही हो जाएगा। समझ में आया सबको ये चीज। कैलकुलेट करो कितना आएगा ये 500, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, अच्छा 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10% कितना होता है 50, तो 50 प्लस 500 मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा ये 550। क्या ये समझ में आया। अब उसके बाद फिर अगला जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा 550 पे मिलेगा, तो 550 प्लस 10% ऑफ कितना आ जाएगा ये 550। तो बताओ ये कितना होगा, ये 550 हो गया, प्लस 550 का 10% कितना होता है 55, 55 होगा, तो 550 प्लस ये कितना हो जाएगा 55, तो ये सम होके कितना हो जाएगा 605 इतना हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। तो इनिशियली कितना अमाउंट था 500 रुपीज, आफ्टर 1 ईयर वो कितना हो गया 550, आफ्टर 2 ईयर वो कितना हो गया 605, ऐसा करते हुए कंटिन्यू होते जा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये बोल रहा है 10 इयर्स के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली एपी तो नहीं बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, जीपी है या नहीं वो चेक करते हैं। तो जीपी है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, A2 बाय A1 निकालेंगे। तो A2 की वैल्यू कितनी 550, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 500,
ये कट जाएगा, 5 से 11 टाइम्स में जाएगा, 5 से 10 टाइम्स में जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 11/10। क्या ये समझ में आ गया? फिर a3/a2 मतलब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, दिस अपॉन दिस, ये करेंगे तो 605 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 550। किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, ये 10 बन जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ये 5 से कितने टाइम्स में कटेगा? 11 सा, तो 110 हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद 11 1 जा और 11 11 जा 121, हाँ 11 10 सा और 11 11 सा कितना होता है 120। तो कितना बचेगा यहाँ पर भी 11/10। समझ में आया? तो ये दोनों रेशियो आपको क्या मिल रहा है? सेम। इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी। ये क्लियर? अब क्वेश्चन ये है, ये ध्यान से और समझ के बताना, आपको कौन सी टर्म निकालनी है इस जीपी की। सर 11th टर्म। क्यों 11th टर्म? क्योंकि क्या बोल रहा है उसने? आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स उसका अमाउंट कितना होगा। तो ये इनिशियल अमाउंट है। 1 साल बाद का अमाउंट निकालने के लिए हमको सेकेंड टर्म देखनी है, 2 साल बाद का अमाउंट निकालने के लिए हमको थर्ड टर्म देखनी है। तो वैसे ही 10 ईयर्स के बाद का अमाउंट निकालने के लिए हमको 11th टर्म देखनी, A11। तो A11 कैसे निकलेगा? AR⁻10, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। और A की जगह पे क्या आ जाएगा? 500, और R की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 11/10 ये आ जाएगा। होल टू दी पावर में यहां पर कितना आ जाएगा? 10। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर बाकी जो भी सिंप्लीफिकेशन, हाँ नहीं नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना उसको। मेरे ख्याल से बुक में आंसर यहां पर छोड़ा होगा, 500 इंटू 1.1 टू दी पावर 10 ऐसा छोड़ा होगा शायद बुक में। देखना एक बार, देख लेना एक बार। क्या? हाँ यही है ना आंसर? हाँ ठीक है, हटा दो फिर उसको मैं। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, अच्छे से समझना। मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो JEE वगैरह के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता रहा हूँ, समझो। उसमें आते हैं 2-3 अलग अलग टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो? तो अगर हमको उस लेवल के क्वेश्चन करने ना, तो हमको हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री और जीपी को मिला के क्वेश्चन बनाएगा, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, जीपी का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एपीजीपी को मिला के क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या लिखा हुआ है देखो, AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है इज इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके जो रूट्स होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। क्लास 10th में पढ़ते थे ना तुम लोग, अल्फा और बीटा क्या होता है? इसके रूट्स, या फिर इसको बोलते थे जीरोस। अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में देखा जाए तो अल्फा और बीटा क्या हो जाते थे? जीरोस होते थे। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। तो ये 8 और 5 क्या है? पढ़ के बताओ। रूट्स हैं AM और GM। किसके AM और GM है? उसके रूट्स के AM और GM है, और उसके रूट्स को हमने क्या लिया है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का AM कैसे निकलेगा? अल्फा और बीटा का AM कैसे निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये वाला नंबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 दिया है, ये नंबर 8 है। समझ में? जिससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। क्या ये समझ में आया? और इन दोनों रूट्स का मतलब रूट्स का GM भी आपको दिया हुआ है, तो GM कैसे निकलता है? रूट अल्फा बीटा, ये वाली वैल्यू भी आपको दी है। कितनी है ये वाली वैल्यू? 5। क्या ये समझ में आया सभी को? तो इससे अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा, और वो कैसे निकलेगा? स्क्वायरिंग। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25।
तो यहां से आपको ये जो मिला ये क्या है और क्या बोलते हैं इसको, बताओ तो। सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स। और ये क्या मिला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने, ये तुम इस साल पढ़ रहे होगे शायद, ये वाला है ना। ओके, तो ये हो गया, ये दो चीजें मिल गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, आगे बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन में। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, जो 10th में पढ़ा था हमने। हाँ, क्या होता था फॉर्मूला, वही पूछ। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, या फिर क्या बोलते थे उसको, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। याद आए ये फॉर्मूला चैप्टर 2 के अंदर। कैसे याद नहीं है, बहुत साल हो गए कि 10th पास आउट किए। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर सिर्फ दो ही तो फॉर्मूला था, एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये था फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला था इक्वेशन बनाने का, जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते थे। याद आया, नहीं था कुछ ओमिटेड ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 16, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 25। तो आपका आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, दैट्स इट। बस ये आंसर है। समझ में आया। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एएम और जीएम पता होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हटा दो इसको, हो गया तो सभी का। ओके, चलो अब आ जाते हैं मिसलेनियस पे। तो मिसलेनियस के लिए मैं सीधे क्वेश्चंस यहां से ले लेता हूं, देख लेना। हाँ, एक लास्ट एक्सरसाइज नहीं, उसमें डिलीट हो गया पोर्शन। अभी क्या पढ़ना, पहले ना सबसे पहला टास्क क्या करेंगे पता है, जो क्वेश्चन जो अभी इस बार है उसको पहले करेंगे। अब पता नहीं, अभी क्लास एंड होने का डिसाइड करेंगे। क्लास एंड होने के बाद सर से डिसाइड। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या है, तुम लोग का हो गया सारा पोर्शन। इन लोगों को तो एग्जाम भी हो गया ना, कैसा बना एग्जाम, नहीं था ठीक। और बाकी तुम लोगों का पोर्शन हो गया, बच्चा है। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ। कल फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है ना, तो मैं बात करूंगा एक बार सर से, देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, हाँ रखेंगे, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगा ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, तुम्हारा कल एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ठीक है, ओके, चलो इधर पे ध्यान देना आप सारे बच्चे। दोपहर नहीं, उस जल्दी वाले मॉर्निंग में 10 बजे, 9-10 बजे वाले टाइमिंग पे। ठीक है ठीक है, चलो इधर ध्यान दो सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है, इफ f is the function satisfying this such that f of 1 is equal to 3 and this value is equal to this, find the value of n। ठीक है, तो पहले समझो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो समझो ध्यान से। आपको ये कंडीशन दी हुई है, f of x plus y is equal to f of x into f of y। ठीक है, आपको ये दे दिया हुआ है f of 1 की वैल्यू कितनी है 3, और आपको ये भी दे दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, n की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन में ये x की वैल्यू 1 है, और कहां तक जा रही है वो, n तक। इसका मतलब पहले x की जगह पे डालो 1, तो क्या बनेगा ये f of 1, फिर लगाओ प्लस, समेशन के कारण प्लस, फिर x की अगली वैल्यू डालो, तो 1 के बाद अगला इंटीजर कौन सा होता है 2,
तो अब x की जगह पे क्या डालो 2, तो ये कितना बन जाएगा f ऑफ 2। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर अगला नंबर डालेंगे, 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 3, तो मतलब ये क्या हो जाएगा f ऑफ 3। फिर ऐसा करते हुए हम कहां तक जाएंगे, f ऑफ n तक। और ये वाला नंबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, f ऑफ 1 की वैल्यू। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझो, अगर मान लो मैं यहां पर पुट करता हूं x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1, तो क्या होगा लेफ्ट साइड में बताओ, f ऑफ 2 ऐसे ही हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा, इंटू f ऑफ 1 ऐसे ही होगा। और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 9। तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 9 मिल गई। समझ में आया। अब वैसे ही अगर मैं मान लो पुट करूं, अगर मान लो मैं पुट कर रहा हूं x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, इसमें समझ रहे हो ना, इसमें, तो बताओ क्या होगा, ये f ऑफ कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। राइट साइड में क्या होगा बोलो, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 ऐसे ही होगा। और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, f ऑफ 1 की वैल्यू है 3, ठीक है। और f ऑफ 2 की वैल्यू 9, तो 3 9 सा कितना हो जाएगा 27। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 27। क्या ये समझ में आया सबको। ऐसा करते हुए हम आगे सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल ना ये 3 वैल्यू को ही यूज करते हैं यहाँ पर। ये 3, ये जो अभी हमने निकाली, इनको इस सम में पुट करते हैं। तो f ऑफ 1 की जगह पे क्या रख देंगे, इस जगह पे हम रख देंगे 3, समझ में आया। प्लस इस जगह पे क्या रखेंगे 9, प्लस इस जगह पे क्या रखेंगे 27, प्लस ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हुए कहां तक जाएंगे, f ऑफ n तक। और ये सम कितना है 120। क्या ये सबको समझ में आ गया। अब इन तीनों नंबर को ऑब्जर्व करो और बताओ क्या दिख रहा है इसमें। हाँ ठीक है, पैटर्न जो है उसका नाम क्या है, जी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आई ये चीज। और इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए कितना है 3, इस जीपी का कॉमन रेशियो आर कितना है, कैसे निकलता है वो, a2 बाय a1, 9/3 मतलब कितना आ जाएगा 3। क्लियर हुआ ये चीज। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वही नहीं पता, वही हमको क्या करना है, निकालना है। और ये जो 120 है ये क्या है बताओ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब क्या दिया हुआ है यहां पर आपको, Sn इज इक्वल टू 120। क्या ये सबको समझ में आ गया। अब Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। समझ में आए। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर, ये जो टर्म्स दिख रही है ना यहां पर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले बताओ a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 3, फिर r मतलब 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना हो गया 120। समझ में आया सबको ये। तो ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2, ऐसा ही होगा। अब इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर नीचे आ जाएगा। तो 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा ये 40। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 80। क्या ये क्लियर सबको। अब इसके बाद ये -1 उधर जाएगा, तो 3 की पावर n कितना हो जाएगा ये 81, -1 उधर गया क्या हो गया +1। ठीक है, अब 81 को 3 के पावर में लिखना है, तो क्या होता है 3 की पावर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर कितना होता है 4।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब दोनों की पावर को कंपेयर करो तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। क्या ये समझ गए? ठीक है। अब देखो इसका एक और आसान तरीका, मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो आपको ये पता चल गया इन तीनों को ऐड करने पे कितना आने वाला है। ये कितना हो गया 30 और प्लस कितना हो गया 39। आप अगला नंबर निकाल लोगे कितना आएगा इसके बाद वाला नंबर, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 81। तो ये 39 आया था प्लस 81 करो, 39 प्लस 81 कितना होता है 120। तो वहीं से प्रिडिक्ट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अगर छोटा सम है तो, बड़ा है तो फिर मुश्किल। हाँ, क्योंकि ये जीपी बन रहा है ना, पहला टर्म फिर अगला नंबर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, अगला नंबर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, इसलिए। क्लियर? हटा दो इसको, सबको क्लियर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार अच्छे से पढ़ो और समझो, फिर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। कॉल आ रही है। पढ़ लिया ना सबने अच्छे से? पूछूं? तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये 315 जो लिखा है वो क्या है? हाँ, क्या है ये? एसएन। एसएन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 315। क्या ये क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन ये है कि वो 5 और 2 क्या क्या है। a इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल्स टू 2। यहां तक भी सबको क्लियर? अब क्या फाइंड करना है? an और एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि n। ये दो चीजें। क्या क्वेश्चन पढ़ के ये सब समझ गए तुम लोग? ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करना है ये बताओ। Sn का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो Sn की जगह पे क्या आ जाएगा 315 इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या आ जाएगा 5, r के प्लेस पे कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। क्या ये क्लियर सबको? तो 315 इज इक्वल टू 5 और ये 2 की पावर n माइनस 1, नीचे वाला तो 1 हो गया। क्लियर? फिर ये 315 अपॉन, अब क्या करो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है यहाँ पर 1 था। तो 315 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ऐसे ही होगा। 5 से कटेगा कितने बार में? 63 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 63 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1। माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 64 इज इक्वल टू 2 की पावर n। 64 बताओ 2 की पावर कितना होता है? कैसे? अरे माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, 63 प्लस 1 64। हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, 64 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n। सो यू विल गेट n इज इक्वल टू 6। दैट्स इट। क्लियर सबको? ये इजी था ये क्वेश्चन। हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, अच्छा an भी पूछा, वो तो निकाल लोगे ना। an के लिए an का फॉर्मूला क्या होता है? a r टू दी पावर n माइनस 1। a 5 है, r की वैल्यू 2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो 5 2 की पावर 6 माइनस 1। हाँ, मतलब 5 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ये क्वेश्चन। हटा दूं क्या इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। The first term of GP is 1. The sum of third and fifth term is 90. Find the common ratio. क्या क्या दिया हुआ है बताओ? ये वही है। a की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और क्या दिया हुआ है?
A3 प्लस A5, ये कितना दिया हुआ है 90। और क्या निकालना है बताओ? R, मतलब कि कॉमन रेशियो क्वेश्चन मार्क। समझ गए? बना लोगे ये क्वेश्चन? चलो बना के बताओ। AR की पावर 2, और इसको क्या लिखेंगे? हाँ बना के दिखाओ ना, चलो फटाफट सॉल्व करके R की वैल्यू निकालो। इजी है ना क्वेश्चन? हाँ निकालो, जितनी भी आएंगी, 1 2 3 4 कितनी आ रही देखो। अच्छा ये कर लिया, AR की पावर 4 इज इक्वल टू 90, ऐसा कर लिया। अब फिर क्या किया? क्या क्या कॉमन निकाला? R² को कॉमन निकाला, एक ही जगह 1 डाल देते हैं। एक ही जगह 1 डाल देते तो क्या आ जाएगा? R² प्लस R की पावर 4 इज इक्वल टू 90। चलो सॉल्व करो, अब बताओ कैसे करेंगे ईशान? हाँ एक ही जगह 1 डाल दिया, फिर अब बता। नहीं होता है, अरे ये सब कुछ नहीं होगा आगे ऑन चेन। हाँ बताओ कैसे होगा? पिछले साल जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था ना, तो आईसीएससी वाले बच्चों ने बता दिया था। आईसीएससी वाले बच्चों ने बताया था इसका सही आंसर, सही तरीका। नहीं तो ठीक है, समझो इधर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और अरेंज कर देंगे। तो R की पावर 4 प्लस R² माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ गए ये? हाँ अब देखो इसमें प्रॉब्लम तुम लोगों को क्यों आ रही है, क्योंकि R की पावर क्या दिख रही है? 4, यही प्रॉब्लम है। तो R की पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं, R² का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? R² माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे R² की जगह पे x, तो क्या बनेगा ये बताओ? x² प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हो। अब x निकलेगा तो क्या निकल जाएगा आपके पास? R। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो कैसे निकालोगे अब x? मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? करेक्ट, 10x और माइनस 9x, माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट दो पेयर में से निकलेगा x कॉमन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x प्लस 10। सेकेंड दो पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 9, तो क्या बच जाएगा यहां पर? x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x प्लस 10 दोनों जगह पे है, तो हमने x प्लस 10 को निकाल लिया कॉमन, तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया? x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जिससे x की दो वैल्यू मिली, एक क्या निकली? माइनस 10 और दूसरी क्या निकली? प्लस 9। समझ में आया? तो अब x की जगह पे हम रखते हैं R², तो R² की दो वैल्यू मिली, एक माइनस 10 और दूसरी क्या मिली? 9। क्या ये क्लियर सबको? अब यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी? रूट माइनस 10, जो कि कैसा नंबर है? इमेजिनरी, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो यहां से R² की वैल्यू क्या आएगी? R की वैल्यू क्या आएगी? 3 और माइनस 3, ये दोनों वैल्यू आएगी। तो आपका आंसर हुआ 3 एंड माइनस 3। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, वो तीनों नंबर जीपी में है, तो वो तीनों नंबर मतलब A1 A2 A3 ऐसा लेंगे, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी ऐसा बोल सकते हो। क्या लिखा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। तो 3 नंबर्स हैं जीपी में है। मान लो पहला नंबर है A1, दूसरा नंबर है A2 और तीसरा नंबर है A3। इन तीनों का सम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 56, ये दे रखा है। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, इफ वी सब्सट्रैक्ट 1, 7 and 21 from these numbers in order, we obtain AP. इसका मतलब क्या हुआ बताओ? A1 -1 करेंगे तो जो नंबर मिलेगा, और A2 -7 करेंगे तो जो नंबर मिलेगा, और A3 -21 करेंगे तो जो नंबर मिलेगा, वो तीनों नंबर किस में हो जाएंगे? AP में। समझ में आया ये चीज? ऐसा लिखा हुआ है। तो अब ये तीनों नंबर निकालो। बताओ कैसे बनेगा? सर ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड। लेकिन उसको ना वैसे लिखोगे ना तो बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए ना इसको ऐसे डिनोट करो, कैपिटल A1, कैपिटल A2, और ये क्या हो गया? कैपिटल A3। ऐसे ही हुआ। अब देखो, एपी के लिए ना कुछ चीजें ध्यान से समझना। एक और चीज समझो, और वो तुम लोगों को समझना चाहिए, मतलब हालांकि मैंने नहीं बताया, लेकिन खुद से समझ जाना चाहिए। अगर मैं A1 और A3 का अर्थमेटिक मीन निकालता हूं तो किसके बराबर आएगा? वो A2 के बराबर आएगा। समझ में कैसे आता है ऐसा, वो भी समझो। A2 माइनस A1 मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, किसके इक्वल होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसके इक्वल होगा। समझ में आया? अब A2 को उठा के भेजो इधर, A1 को उठा के भेजो इधर, तो इधर पे क्या आ जाएगा? 2A2। ऐसा ही होगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा? A1 प्लस A3। क्लियर हुआ? और 2 को उधर भेज दोगे तो क्या हो गया? ये अर्थमेटिक मीन बन गया, और इधर पे क्या बन गया? A2। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई 3 नंबर AP में है ना, तो ये वाला चीज, ये वाली प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली यूज करनी, ये सब करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं जो मैंने बताया है। ठीक है, ये क्लियर? अब यहां पर हम एक काम करते हैं, कैपिटल A2 की जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो कैपिटल A2 की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ? क्या आएगा? A2 स्मॉल A2 -7, ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा बताओ? A1 -1 प्लस A3 की जगह पे क्या आ जाएगा? A3 -21। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन में आपको ये दिया, A1 A2 A3 किस में है? स्मॉल ए, स्मॉल वाले बोल रहा हूं, स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 किस में? GP में। मतलब हम स्मॉल A2 की जगह पे क्या लिखेंगे? AR। ठीक है, अच्छा अभी नहीं लिखते, काम करते पहले इसको सिंप्लीफाई करते फिर लिख देते। ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा? 2A2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 14। राइट साइड में A1 -1 और प्लस ये कितना हो जाएगा? A3 -21। क्या यहां तक सबको क्लियर है? और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2A2 इज इक्वल टू A1, इसको इधर भेजेगा -14, ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएगा? -21 और -22, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +22। और इधर पे क्या बच गया? A1 प्लस A3। क्या ये क्लियर है सभी को? तो 2A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 8 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? +8 +8 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या पुट करेंगे? 2, A2 की जगह पे क्या आ जाएगा? AR। 8 तो एज इट इज रहेगा, और A1 की जगह पे क्या आ जाएगा? A, और A3 की जगह पे क्या आ जाएगा? AR²। एक मिनट यार, थोड़ा और इजी तरीका सोच रहा था, और इजी तरीका एक मिल गया मुझे। तो ये वाला नहीं करता है ना, ये वैल्यू पुट नहीं करता। और इजी तरीका देखो यहां पर क्या है, और इजी तरीका कि हम सेकेंड टर्म तो मिल जाएगा। देखो हम यहां पर ना A1 प्लस A3 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना? यस, क्योंकि हमको ये दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना दिया हुआ है? 56। तो A1 प्लस A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 56 माइनस A2। क्या ये क्लियर हुआ सबको? तो ये इजी अप्रोच जो मैं बोल रहा था। तो यहां पर ये हो जाएगा 2A2 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56 माइनस
A2 ऐसे ही हो जाएगा। अब ये A2 वाली जो टर्म है उसको इधर भेजो और 8 को उधर भेजो, तो -A2 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +A2, और +A2 और +2A2 मतलब कितना बन जाएगा 3A2, और राइट साइड में कितना हो जाएगा 56 - 8 जो कि कितना होता है 48। क्लियर ये चीज सबको? तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/3, 3 1 3 1 3 3 6 18, मतलब ये वाला टर्म कितना आ जाएगा 16। क्या ये सबको समझ में आ गया? A2 सेकेंड टर्म आपको मिल गया 16। ओके थोड़ा सा बड़ा बन रहा है सॉल्यूशन इसका, अभी और बचा हुआ एक्सप्लेनेशन इसका। यहां तक हो गया, वाला पार्ट हटा दो क्या पूरा में? ठीक है ओके। A2 की वैल्यू आ चुकी है 16। अब आगे ध्यान देना, नेक्स्ट ना, हाँ अब फिर से ना मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है A1 + A2, अच्छा A2 = 16 है ना, A2 मतलब क्या हो जाएगा AR = कितना हो जाएगा ये 60। क्या ये क्लियर है सबको? AR की वैल्यू आ गई 16, और अब यहां पर A1 + A3 = 56 - 16 ऐसे ही हो जाएगा। तो A1 + A3 = कितना हो जाएगा 40। क्या ये क्लियर हुआ कैसे बना है? ठीक है, अब A1 को हम A से रिप्लेस करेंगे और A3 को किससे रिप्लेस करेंगे AR² = कितना हो जाएगा 40। अब यहां पर एक काम करो, A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू निकालें कि R की वैल्यू निकालें? R की वैल्यू निकालने से ज्यादा आसान होगा क्या? R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 16/A, और R की इस वैल्यू को उठा के इस जगह पे डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा A + A × 16/A का होल स्क्वायर = कितना हो जाएगा 40। क्या ये क्लियर? तो ये हो गया A + A × 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाय A² = कितना हो गया 40। अब ये A और ये A कट गया, क्या बनी इक्वेशन बताओ? A + 256/A = 40 ऐसे ही हुआ। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम क्या आ जाएगा A, ये A और A मल्टीप्लाई हुआ A² + 256 = कितना हो गया 40। क्लियर? ये A उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो A² + 256 = कितना हो जाएगा 40A। ये 40A वाली टर्म इधर आ गई तो A² - 40A + 256 = कितना हो गया 0। क्लियर? अब ये 40A का जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। किसमें स्प्लिट होगा? मेरे ख्याल से ये स्प्लिट होगा -32A - 8A में। ठीक है, चेक करो तो एक बार सही हो क्या? 8 2 16 का 6, या गिवन 8 3 24 + 1 25, यस सही है। फिर उसके बाद इसमें से निकलेगा कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा A, क्या बच जाएगा A - 32। फिर इसमें से निकलेगा कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा -8, तो बच जाएगा A - 32 = 0। तो दो फैक्टर A - 32 और दूसरा क्या आ गया A - 8, जिससे आपको A की एक वैल्यू मिलेगी 32 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 8। क्या ये क्लियर है? अब अगर A की वैल्यू 32 डालेंगे यहां पर तो R कितना आ जाएगा 16/32, जो कि कितना हो जाएगा 1/2, और A की वैल्यू 8 डालेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहां पर आपको दो कॉम्बिनेशन मिलेगा A और R का। समझ में आया? कोई भी एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लो। मान लो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूं, पहला वाला कॉम्बिनेशन, तो बताओ वो तीन टर्म्स क्या आएंगी? पहली टर्म तो हो गई 8, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो आर को उससे तो कितना हो जाएगा 16, फिर मल्टीप्लाई कर दो आर से तो कितना हो जाएगा 32। समझ में आई ये चीज? दूसरा वाला नहीं लोगे तो चलेगा, और ले लोगे तो क्या होगा? पहला नंबर कितना हो जाएगा 32, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 16, नहीं दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 16, हाँ दूसरा नंबर हो जाएगा 16 और तीसरा नंबर कितना हो जाएगा 8। तो दोनों सेम आएगा, बस टर्म आगे पीछे हो जाएगी। समझ में आई ये? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब कैलकुलेशन। हाँ
वो स्टेप याद नहीं कर सकते अपन अपन कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपने को ना प्रोसीजर समझना है कि मतलब हमको क्या गिवन है और क्या लाना है, उसके बीच में कैसे रिलेशन आइडेंटिफाई करें। ठीक है, मतलब अब देखो ना, मैं एक बात बताऊं, जैसे यूजुअली ना 10 तक के जो क्वेश्चन होते थे उसमें क्या होता था, यूजुअली फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा रहता था, सरफेस एरिया वॉल्यूम फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगाना है, ज्यादातर ऐसा था। एक आधी चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री जिसमें फॉर्मूला का कोई रोल नहीं है ज्यादा, अगर देखा जाए तो तुमको कब कौन सा लगेगा ये समझ में नहीं आता। इसमें हर क्वेश्चन में लगभग उतना ही वैसे ही चीज है। ठीक है, फॉर्मूला का छोटा सा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे रिलेशन आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो चलो इसको। पढ़ लिया सबने? क्या लिखा हुआ है? A GP consists of an even number of terms. तो एक GP है, उसमें even number of terms है. If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find the common ratio. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? आया समझ में? हाँ, क्या समझ में आया? एक जीपी है, मान लेते हैं ये एक जीपी है और उसमें ये कुछ टर्म्स है, जो भी टर्म है नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी है? इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ले लेता हूं, मान लो 8 ऐसे टर्म्स है। ठीक है, तो अब ये पहली टर्म क्या हो गई? A1, दूसरी टर्म क्या हो गई? A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसी टर्म्स हो गई, समझ में? A8 तक मान लो ये, और भी आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो कौन से प्लेस पे है, उस प्लेस को हम इवन प्लेस बोलेंगे या ऑड प्लेस बोलेंगे? ये कौन सा प्लेस है? ये है ऑड प्लेस, क्योंकि पहला प्लेस है फर्स्ट, फर्स्ट ऑड नंबर होता है। फिर अगला ऑड प्लेस कौन सा है? ये वाला। अगला ऑड प्लेस कौन सा है? ये वाला। अगला ऑड प्लेस कौन सा है? ये वाला। क्या ये समझ में आया? और इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं? ये A2 हो गया, A4 हो गया, A6 हो गया, A8 हो गया, ये इवन प्लेसेस वाले नंबर्स हैं। समझ में आई ये चीज? अब क्या बोल रहा है? एक जीपी है जिसमें इवन टर्म्स है और सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब सारे टर्म का सम। क्लियर हुआ ये चीज? 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर सारे टर्म का सम मतलब कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन, मान लो AN तक सारे टर्म्स है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? 5 टाइम्स सम ऑफ A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस सो ऑन। समझ में आई ये चीज? तो इसमें ये क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, इसमें ना एक चीज मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये जो एपी है ना, उसमें टोटल जो टर्म है ना वो है 2n टर्म्स है। क्यों 2n ले लिया मैंने? क्योंकि करेक्ट, क्योंकि उसने क्या बोला है? इवन है। तो अगर n लेता तो कंफ्यूजन होता, इवन है कि ऑड है। 2n लेना है मतलब हम पता है इवन ही होगा, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो इवन नंबर ही मिलता है। क्लियर? तो इसलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को ले लिया 2n। अब ये बताओ इसमें कितने टर्म्स होंगे जो कि ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं? सोच के बताओ। 2n+1 नंबर ऑफ टर्म्स पूछो मैं, जैसे इसमें कितने टर्म्स है? 2n। मान लो इसमें 40 टर्म्स है, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? क्यों 40? 39? 80 अरे नहीं ना, नहीं। अगर टोटल टर्म्स 40 हैं तो ये वाले टर्म्स कितने होंगे? 20 होंगे ना, क्योंकि जो टोटल टर्म्स है उसका आधा होगा ना यहां पर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि टोटल टर्म्स है आधे इवन आधे ऑड, तो यहां पर कितने टर्म्स होंगे इस वाले में? n टर्म्स होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें 2n टर्म्स है तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर ऑब्जर्व करो, यहां पर इस सबका सम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? a r टू दी पावर n -1 अपॉन
r-1 ऐसे ही होता था। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा बोलो, a r⁴ 2n -1 अपॉन r-1, क्या ये सबको समझ में आ गया, इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब ये बताओ क्या इसमें भी ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्या ये भी जीपी बना रहा है, क्या बताओ तो, क्या ये जीपी बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे पता चलेगा? चलो एक काम करते, A1 क्या होगा ये बता दो, A होगा, A3 क्या होगा बताओ, AR², A5 क्या होगा बताओ, AR⁴, और अगला जो टर्म जो भी आएगा उसको, वो टर्म कौन सी होगी, A7 होगी, तो वो क्या हो जाएगा, AR⁴ क्या ये समझ में? तो क्या ये जीपी बन रहा है? कैसे पता चलता है जीपी बनता है कि नहीं बनता है? सेकेंड बाय फर्स्ट कितना आएगा, R², थर्ड बाय सेकेंड क्या बनेगा, R², जीपी बन रहा है। लेकिन इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A है, और उसका कॉमन रेशियो क्या है बताओ, कॉमन रेशियो यहां पर क्या आ रहा है, R²। समझ में आई ये चीज? तो उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ एक डिफरेंस हो जाएगा, दो डिफरेंस हो जाएगा। क्या दो डिफरेंस होगा बताओ, यहां पर R की जगह पे क्या आएगा, R², पहला डिफरेंस, और दूसरा यहां n की जगह पे 2n लिया था, लेकिन यहां पर n की जगह पे क्या आ जाएगा, n ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स उसके कितने, n। क्या ये क्लियर हुआ सबको? तो यहां पर क्या हो जाएगा, a, फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, R², और पूरे की पावर में क्या हो जाएगा यहाँ पर n, और फिर इधर पे क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ, R² -1। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब देखो ये हो गया AR⁴ 2n - 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो गया, R-1। राइट साइड में देखो क्या होगा, 5a, ऐसे ही होगा, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, और ये वाले ब्रैकेट में बताओ ये क्या होगा, R² n कितना होगा, वो R की पावर में क्या बन जाएगा, 2n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्लियर, और -1 डिवाइडेड बाय, नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्या हो जाएगा, a + b × a - b, ऐसे ही होगा। क्या क्या कटेगा, ये a और ये a कट, ये पूरा और ये पूरा कट, R-1 और R-1 कट। समझ में? क्या बचा यहां पर, 1 इज इक्वल टू क्या बच गया, 5 अपॉन R+1। अब ये R+1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो R+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, जिससे R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? और यही निकालना था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसको अगर तुम लोग खुद से नहीं बनाओगे ना तो बहुत दिक्कत जाएगी। पूरे 11th में ना जो 2-3 सबसे टफ चैप्टर है उसमें से एक ये है जीपी, एक और चैप्टर है जो है स्ट्रेट लाइंस तुम फेस कर रहे हो, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये 3-4 चैप्टर सबसे टफ चैप्टर में से एक है। ठीक है, तो ठीक है, आज एंड करता हूं मैं आज की क्लास। कल का टाइमिंग फिर आज बता देंगे, जो भी है कल सुबह ही रहेगा क्लासेस। और तुम्हारा जो टाइमिंग है ना, कितने बजे, 8-9 बजे रख दूं क्या? 8 o'clock आ जाओगे? हाँ ठीक है, तो कल मॉर्निंग 8 o'clock आ जाना। I